जिस समय पुलिस चाह लेगी कि दारू बंद हो जाए, बड़े बड़े पदाधिकारी उस समय दारू बेचवा रहा है। पुलिस बिजनेस कर रही है, दारू पकड़ करके शो कर देता है, कुछ पेटी रख दिया थाना में और कुछ शो कर दिया, जितना हम पकड़े उसको बेच। आज दारू धड़ल्ले से बिहार के अंदर हर घर में बिक रहा है। फॉर्चून के दुकान में दारू बिक रहा है। पैसा का आपका एक भी काम नहीं, एक भी काम नहीं होगा। आप जाति प्रमाण पत्र बनाइए, आय प्रमाण पत्र बनाइए, आवासीय प्रमाण पत्र बनाइए, अफसरशाही चरम सीमा पर है। किसी के कोई बात में नहीं। कोर्ट ने क्या कह दिया, वही रिजल्ट है वही रहेगा, जो पैसा दे करके गया और वही डॉक्टर बनेगा। आज जो लड़का रात दिन मेहनत करके क्वालिफाइड किया वो डॉक्टर नहीं बनेगा। IAS IPS का एग्जाम हो करके हमारे कलेक्टर SP जिला में बैठते थे जी। आज इस देश की सरकार मनोनीत करते हैं, कहाँ देश को ले जाना। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का MB फोकस में स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ बखरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री सूर्यकांत पासवान जी मौजूद हैं। आइए इनसे इनके विधानसभा क्षेत्र की जनता के सवालों के जवाब लेते हैं। सर, हमारे MB फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद जी। तो आपने अपने स्टूडियो में हमको समय दिया जी अपने क्षेत्र के बारे में बोलने के लिए। जी सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मैं सूर्यकांत पासवान जी। बखरी विधानसभा की जनता का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। जी। फिलहाल अभी बिहार विधानसभा में कृषि उद्योग विकास समिति के चेयरमैन हैं। जी। राजनीति की शुरुआत जी। हम एक छोटे पद से किए। मैं पैक्स अध्यक्ष था। जी। पहला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव हुआ, उसमें हमारे परिवार से पंचायत समिति के सदस्य थे। उसके बाद हम मुखिया बने। उसके बाद वहाँ की जनता ने, बखरी विधानसभा की जनता ने पूरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का आशीर्वाद दिया। जी। उस दिन से हम तो सर, विधायक रहते हुए आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए हैं? जब मैं नॉमिनेशन करके बाहर मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी से मुखातिब हुआ तो मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा जी। जब आप विधानसभा की जनता आपको विधानसभा भेजेगी तो आप क्या सब काम, आपकी प्राथमिकता होगी बखरी विधानसभा में काम करने का। जी। हमने कहा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला हम काम करेंगे। जी। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये दो मेरा प्रमुख काम होगा विधानसभा के अंदर। जी। हमने अपने विधानसभा के अंदर डिग्री कॉलेज बनवाया, जो डिग्री कॉलेज हमारे विधानसभा में नहीं था। जी। काफ़ी मेहनत के बाद डिग्री कॉलेज आज शुरू हुआ है, भवन बन रहा है। उसके बाद ITI कॉलेज अपने विधानसभा क्षेत्र में, OBC छात्रावास जो जिला लेवल का वो विद्यालय है, जिसमें OBC के 650 बच्चे उसमें आवासीय रह करके पढ़ेंगे। जी। ये शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। जी। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में तमाम विद्यालय में जी। बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं था, हमने बेंच उपलब्ध करवाया। जी। बच्चों के लिए हम विद्यालय का जो विधि व्यवस्था है, समय समय पर हम विद्यालय में जाकर, खास करके 10+2 के उसका हम चेयरमैन होते हैं, प्रधान अध्यक्ष होते हैं। हम विद्यालय जाकर के बच्चों का हालचाल लेते रहते हैं अभी भी। जी। और पठन पाठन की गुणवत्ता को भी देखते रहते हैं। शिक्षकों की सहयोग से वो लोग भी बताते हैं हमको जी क्या आवश्यकताएं हैं। विधायक जी हमारे विद्यालय में, हम विद्यालय से संपर्क में रहते हैं
जी। और उन्होंने कहा जो विद्यालय में कुछ वो बुक के लिए, किताब रखने के लिए जी। वो अलमीरा की ज़रूरत होती है, तो हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम विद्यालय में जी। अलमीरा देने का काम किया। हमारे यहाँ एक धरोहर है, बखरी विश्वबंधु पुस्तकालय, जी। सब लोग जानते होंगे, एक अच्छा हमारा पुस्तकालय है। जी। उस पुस्तकालय में भी हमने पठन पाठन के लिए पुस्तक दिया और इस बार अलमीरा भी दे दिए हमने। जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने में हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत, क्योंकि मेरे पिताजी भी शिक्षक थे। हम शिक्षक परिवार से आते हैं जी। और हमारे परिवार में भी अभी 2 टीचर हैं। हमारे एक भाई हैं, एक हमारी सुनीली बहू है। जी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो डंडारी ब्लॉक हो, नावकोठी ब्लॉक हो, बखरी ब्लॉक हो, गढ़पुरा ब्लॉक हो, हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया, जो हमारा बन रहा है। जी। ये चारों ब्लॉक में बन रहा है। पंचायत के अंदर 3-3 पंचायत में, जी। हर ब्लॉक के 3 पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे अनुशंसा से बन रहा है। जी। अनुमंडल अस्पताल बहुत दिनों से बखरी के लोगों के लिए आस जगी थी, जो अनुमंडल अस्पताल होगा, लेकिन आज तक किसी ने अनुमंडल अस्पताल का चर्चा तक नहीं किया। लेकिन विधानसभा की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो अनुमंडल अस्पताल भी स्वीकृत हो गया। जी। वो टेंडर की प्रक्रिया में है, वो अब बनना शुरू हो जाएगा। जी। ये हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम है। अब रोड जी। के मामले में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जी। जो कृषि रोड मैप फेज 2 जो चलाया, जी। उसके अंतर्गत हम अपने विधानसभा के अंदर एक भी ऐसा रोड नहीं है जो मेरा रोड टूटा हुआ है। हमने तमाम रोड को बनवाने का काम किया। एक बार में 189 रोड स्वीकृत हमने करवाया और तमाम रोड बन के तैयार है। जो 2-4 कुछ रोड बचा हुआ है, जी। वो रोड में काम चल रहा है। जी। हमको लगता है ये बरसात खत्म होते होते एक भी रोड मेरा नहीं बचेगा। जी। ये हमारी उपलब्धि है, हम संतुष्ट हैं। आप पक्ष विपक्ष तो सभी जगह होता है, वो तो विपक्ष का काम है, तो विपक्ष का काम है उसको जब तक विपक्षी नहीं रहेंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि क्या मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सर ये तो आपकी उपलब्धि थी, आपने ये काम किया और बेहतरीन प्रयास रहा आपका। आगे की आपकी कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको पूरा करना है, कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको पूरा करना है? देखिए, हमको अब शिक्षा के क्षेत्र में खास करके हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, जिनको सुदूर, वो हमारा इलाका सुदूर देहात है, दलितों महादलितों का वह क्षेत्र है, जी। अत्यंत पिछड़ों का ये क्षेत्र है, और उच्च शिक्षा हमारी बेटी हमारी बहन नहीं प्राप्त कर सकती है। जी। हम उसके लिए चाहते हैं महिला कॉलेज हो, महिला कॉलेज बखरी में महिला कॉलेज हो। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, हम प्रयास काम शुरू कर दिए हैं। हमको विश्वास है अपने काम पर, भरोसा है। हम जिस काम को आज तक प्रयास किए हैं, सफलता हमें मिली है। इसलिए हम चाहते हैं कि बखरी में महिला कॉलेज हो। दूसरी बात है, जो हम हमारे ये बेगूसराय ज़िला राष्ट्रकवि दिनकर की धरती रही है जी, और यहाँ हमारे छात्र नौजवानों ने बहुत आंदोलन किया दिनकर विश्वविद्यालय बनाने के लिए। उस आंदोलन में हम भी शामिल थे जी। तो हम यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा मुझे बताया गया कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की बात
की चर्चा हो रही है। जी। विधायक जी, आपका इसमें क्या योगदान रहेगा? हमने कहा जो आप लोग अगर आगे आए, हम तो इसकी लड़ाई की शुरुआत किए थे। जी। अगर ये बन जाता है तो स्वतः दिनकर विश्वविद्यालय यहाँ बनेगा ही। जी। और हम समझते हैं जितना भी अभी कमिश्नरी है हमारे बिहार के अंदर, उसमें बेगूसराय किसी महीने में पीछे नहीं है। नहीं है। हमने, हमारे साथियों ने, हम सब लोगों के सहयोग से जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके हमने कमिश्नर से जा कर के मिला मुंगेर में, तो उन्होंने कहा ये सराहनीय कदम आप लोग उठा रहे हैं और एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो परमंडल के लायक इसमें नहीं है। सारा चीज़, सारी पूर्ति करता है। जी। इसलिए आप लोगों ने जो शुरुआत किया है, सफलता ज़रूर मिलेगी, हमें भी भरोसा है। जी। तो इससे सर बेगूसराय वासियों को क्या क्या फ़ायदा होगा? बेगूसराय वासी को बहुत फायदा होगा, बेगूसराय का विकास होगा। जी। बेगूसराय में जो चीज़ की कमी खल रही है, वो सारे चीज़ अगर परमंडल बनेंगे तो सारे चीज़ स्वतः बनना शुरू हो जाएगा। आज बेहतर मेडिकल कॉलेज नहीं है, आज आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे राज्य के दूसरा स्थान है बेगूसराय में, जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय हमारा है। जी। पिछले दिनों हमने अथक प्रयास करके इसको बचाया था, ये तो जाने वाला था यहाँ से, लेकिन इसको अथक प्रयास करके हमने बचाया था। हम वहाँ के प्रिंसिपल को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो रात भर जग करके मेरे साथ वो काम किया, तो आज वो आयुर्वेदिक कॉलेज बचा हुआ, नहीं तो इसका अस्तित्व खत्म होने वाला था। जी। तो हम समझते हैं बेगूसराय ज़िला अगर हमारा प्रमंडल बनता है तो हम किसी चीज़ के मुहताज नहीं रहेंगे। जी। तो स्वतः मिल जाएगा। कुछ दिनों पहले सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में भारत बंद किया गया था, तो इसमें आपकी क्या राय है? ये कहाँ तक उचित है? देखिए, पूरे भारत बंद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। जी। 2018 2 अप्रैल 2018 के दिन को याद कीजिए। इसी तरह इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कुछ आरक्षण के सवाल पर, और पूरे देश के SC ST सड़क पर आ गया था। यहाँ तक हवाई जहाज नहीं उड़ी थी, रेल नहीं चली थी। जी, संचालन बंद था। संचालन, पूरे विधि व्यवस्था ठप था, भारत का चक्का जाम था। जी। और इस बार भी वही हुआ। पूरे देश में, देश एक दिन के लिए अस्थिर हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है, जी, वो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो सरकारें चल रही है इस देश के अंदर, उनके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट चलती है, राज्य के इशारे पर हाई कोर्ट चलती है। तो हम लोगों का कहना है, जितने भी SC ST के समाज के लोग हैं इस देश के अंदर, जो इस देश की सरकार जो है ये आरक्षण विरोधी है। माननीय प्रधानमंत्री का वीडियो हमने देखा, वो सीधे कहते हैं आरक्षण से देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, हम आरक्षण को खत्म करेंगे। जी। जिस तरह बिहार की सरकार ने दलित महादलित करके हमारा जो एकता था, जो अखंडता थी हमारे SC ST समाज का, उसको तोड़ने का काम किया, उसी तरह इस देश की सरकार वो आर्थिक आरक्षण के सवाल पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, जो आर्थिक आधार पर हम आरक्षण देंगे, तो हम समझते हैं आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दीजिए हमको, इससे कोई विरोध नहीं। जी। लेकिन जितना आप कटौती कर रहे हैं, उतना जितने हमारे लोग आर्थिक स्थिति जिनका मजबूत हो गया, उसको उतना आप निकाल रहे हैं, उतना आरक्षण आप जोड़िए, उतना प्रतिशत जोड़िए हम लोगों के आरक्षण में। ये हम लोगों का कहना है। हम व्यक्तिगत उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप जो बारी बारी से हमको कमज़ोर करने का जो काम कर रहे हैं, जो साजिश चल रही है SC ST के सवाल को लेकर के, हम लोगों को कमज़ोर किया जाता है। जी। हमारी एकता जो है
आप जा कर के मुसहरी में देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम समझते हैं जो आधी आबादी ये दलितों की है, महादलितों की है। जी। आज भी उसके 2 जून की रोटी नसीब नहीं है, और आप कहते हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया है, संविधान में आरक्षण है। जी। तो आप आरक्षण को छेड़छाड़ करने कैसे लेकिन कर सर, रहे हैं? हर जाति में गरीब और अमीर वर्ग के लोग हैं, तो फिर आरक्षण का आधार गरीबी ही क्यों ना हो, जाति क्यों हो? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इस देश की सरकार ना, क्योंकि हर जाति में नहीं, बिल्कुल सही आपका सवाल है, जी। लेकिन इस देश की सरकार गरीब अमीर की खाई को नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं देख रहा है। आप बताइए 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी एक भी गरीब के हित में कानून बनाया? एक भी दलित महादलित के हित में कानून बनाया? बताइए एक भी। नौकरी में आरक्षण को खत्म कर दिया है। हम तो कहते हैं आप आरक्षण दीजिए, जितने भी पब्लिक सेक्टर ये सार्वजनिक क्षेत्र था वो तमाम को पब्लिक सेक्टर में दे दिया। तो आप पब्लिक सेक्टर में हम तो आरक्षण दीजिए, ये बारीकी से आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। जब प्रावधान ही नहीं किया गया इस सरकार के द्वारा, जब आप प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, पूरे रेल भेल LIC बैंक सारा चीज को दे रहे हैं, तो SC ST समाज का वो आरक्षण कहाँ है? आरक्षण तो आप स्वतः खत्म कर रहे हैं, बारीकी से, बड़ा मुस्तैदी से आप आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, अब उसकी आप चर्चा कर रहे हैं। जी। आप बताइए, आप ही बताइए एंकर महोदया, जो ये सरकार सबसे पहले जो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी को दे रहे हैं, इस देश को गिरवी रख रहे हैं, सारा आप आउटसोर्सिंग का हाल देख रहे हैं। बैंक हो या बाजार हो, रोड हो, रेल हो, सभी जगह आउटसोर्सिंग से भर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लोग। लेकिन पहले से लेकिन उसमें आरक्षण है, सो बताइए ना हमको। लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सुविधा तो दी जा रही है। कोई सुविधा नहीं। हम आपको बताना चाह रहे हैं, सुविधा इतना बेरोजगारी है, जो 8,000 10,000 पर लोग काम करने के लिए परेशान है। अभी ही हमको टेलीफोन आया, आपके नजदीक बैठे हुए, तो उसी समय फोन आया, हम लोगों को आउटसोर्सिंग वाले फलना कंपनी के लोगों ने पैसा 2 लाख रुपया लेकर के हमको रोजगार दिया, और अब कह रहा आप उस लायक नहीं है, आपको हटा करके आप दूसरे को रखेंगे, आप दूसरा से पैसा लेगा। ये पूरे देश में धांधली चल रहा है जी। ये आउटसोर्सिंग क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी के द्वारा सभी जगह हमारे बेरोजगार नौजवान काम कर रहे हैं। अब एक सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को कम से कम सैलरी है तो 35,000, 40,000, 42,000, 1-1 लाख सैलरी है, और उसमें इस देश की सरकार को मात्र 10,000, 15,000 जो कमीशन फेस करके आगे बढ़ेगा, वैसे लोगों को वो आउटसोर्सिंग से प्राइवेट कंपनी के द्वारा नौकरी दे करके उसका लाइफ बर्बाद किया जा रहा है जी। तो इसका विरोध है हमको। आर्थिक आरक्षण है, इसका विरोध नहीं है। हम आप जो कह रहे हैं जी। जो मिलनी चाहिए गरीबों को आरक्षण, हमको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो आप जो हटा रहे हैं उतना तो जोड़िएगा ना। 15% को आपने 10% आरक्षण दे दीजिए, और 85% को कितने आरक्षण है बताइए? हम लोगों का आरक्षण खत्म है कि नहीं है? आप जोड़ करके हिसाब जोड़ कर देखिए, कोई आरक्षण नहीं है। तो आरक्षण की बात है, जहाँ तक सर शिक्षा के क्षेत्र में ही देखा जाए कि सामान्य जो भी ये सामान्य जो जनरल में आते हैं, जिसको 90 अंक हैं, वो नौकरी के लिए क्वालिफाई नहीं है, लेकिन अगर जो 35 है, 40 है जिनको, तो उनको फटाक से नौकरी मिल जाता है। तो ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि जब आपके पास नॉलेज ही उस लेवल का है, तो फिर आप नौकरी उस हिसाब से उस लेवल पे कैसे कर पाएंगे? आप कहाँ हैं? जिस IAS IPS का एग्ज़ाम हो करके हमारे कलेक्टर SP जिला में बैठते थे जी। आज इस देश की सरकार मनोनीत करते हैं, कहाँ देश को ले जाना चाह रहे हैं? जी। आप ही का सवाल है, आप बताइए।
आईएएस उतना मेहनत करके और उस ओहदे पर जाता है और इस देश की सरकार मनोनीत करके जिला के अंदर भेजता है, इस देश कहाँ जाएगा ये देश? आईपीएस का अलग ब्रेन होता है, आईएएस का अलग ब्रेन होता है। आज डॉक्टर पूरे देश के अंदर जी क्या हालात हुआ देखे आप, इस पर कोई चर्चा है? सारा चर्चा मटिया मेट हो गया, बंद हो गया। कोर्ट ने क्या कह दिया? वही रिजल्ट है, वही रहेगा, जो पैसा दे करके गया और वही डॉक्टर बनेगा। आज जो लड़का रात दिन मेहनत करके क्वालिफाइड किया जी वो डॉक्टर नहीं बनेगा। जो चोरी करके डॉक्टरी पास करेगा वही डॉक्टर बनेगा। क्या होगा, क्या हालात होगा इस देश का? आप ही बताइए। आप तो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगर जी। गलत जवाब दे रहा हूं तो आप बताइए। जी ये हालात है देश का, तरस आ रहा है देश पे। यहाँ के जो हमारे छात्र नौजवान है जो काफ़ी मेहनत करके आज बाजार चौक चौराहे पर टहल रहा है नौकरी के लिए, आज जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैरवी है, वो पैसा दे करके आज अच्छे अच्छे ओहदे पर जा रहे हैं। ये हालात है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अकंठ भ्रष्टाचार में ये देश डूबा हुआ, ये राज्य डूबा हुआ। जी अफसरशाही चरम सीमा पर है, किसी के कोई बात में नहीं है। ये हालात है। जी जातिवाद की बात हो रही थी, तो फिर मैं जानना चाहूँगी कि अभी आप बखरी विधानसभा के विधायक हैं, तो हर जाति के, हर तबके के लोग आपको चुने हैं, आप उसके जनप्रतिनिधि हैं, तो ये जातिवाद की समस्या कब तक खत्म होगी? इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब तक राजनीतिक रहेगा ना, खास करके बिहार में, जी तब तक जातिवाद रहेगा ही। ये खास करके बिहार में है। पासवान अगर जाते हैं तो उसका नेता थे रामविलास पासवान, अब हो गए चिराग पासवान। कुर्मी के नेता हो गए नीतीश कुमार, यादव के नेता हो गए माननीय लालू प्रसाद यादव जी। तो इस तरह जाति आधारित बिहार में राजनीतिक चल रहा है। ये चलेगा, कुछ दिन चलेगा। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, पूर्ण साक्षर हो जाएंगे इस बिहार के लोग, तब जातिवाद नहीं चलेगा, तब नहीं चलेगा जातिवाद। लोग ठगेगा नहीं। आज गरीब को ठग करके वोट लेके चला जाता है। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, अपने हक और अधिकार को समझेंगे, हमारा क्या अधिकार है, हमारे वोट का क्या कीमत है, उसके अनुकूल वो वोट डालेंगे और अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। तो आज से 20 साल पहले की अगर बात की जाए, तो आज से 20 साल पहले का बिहार और आज का जो बिहार है, इसमें कितना डिफरेंस आया, कितना अंतर आया है? देखिए, बहुत अंतर है जी। 20 साल पहले भी हम देखे थे और आज भी देख रहे हैं। हमारा उम्र लगभग 55 ईयर्स हो गया है। जी। तो हम समझते हैं हमने बिहार को बहुत गरीबी की ओर भी देखा है। अभी भी बिहार गरीब है, गांव जाइए तभी भी गरीबी आपको नज़र आएगा। लेकिन वो गरीबी ने है जो लोगों को भोजन दोनों टाइम नहीं मिलता है, मिलता था। लेकिन अब वही बिहार है, अब दोनों टाइम लोगों को भोजन मिलता है। जी। ये अंतर है। आज माननीय नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त किया। जी, बिहार का रोड मैप जो है उसको उन्होंने दुरुस्त किया। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, जो पहला साल उनका कार्यकाल रहा जी। बिहार में, 5 साल तक उन्होंने जो काम किया, जो अकेले बिहार की जनता ने उनको जनाधार दिया, जनमत दिया, उस साल उनका बेहतर था, बेहतर काम उन्होंने किया। लेकिन जब गठबंधन की राजनीति होने लगी जी, तब उनका ग्राफ गिरते गया और उनकी बात कोई पदाधिकारी सुनता ही नहीं सुनता है। आज बिहार का हालत बद से बदतर है। आप किसी भी कार्यालय में जाइए, बगैर पैसा का आपका एक भी काम नहीं होगा, एक भी काम नहीं होगा। आप जाति प्रमाण पत्र बनाइए, आय प्रमाण पत्र बनाइए, आवासीय प्रमाण पत्र बनाइए। आज किसानों का मोटेशन का काम हो रहा है जी। आज सर्वे चल रहा है पूरे बिहार के अंदर, लूट खसूट मचा हुआ है जी। यही अंतर है आज से 20 साल पहले का बिहार और अभी का बिहार।
जी यही अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। बिहार आगे बढ़ा है, विकसित हुआ है। हमारी बेटियां 20 साल पहले विद्यालय नहीं जाती थी, साइकिल पर नहीं चढ़ती थी। आज हमारी बेटियां विद्यालय जा रही है और एक से एक अच्छे से अच्छे ओहदे पर वो आज इस देश की बेटी, इस राज्य की बेटी हवाई जहाज़ का पायलट है, रेल चला रही है, जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर चल रही है। साइकिल तो आम बात हो गया। हमारी बेटी जो गरीब से गरीब है वो साइकिल पर चढ़ के स्कूल जाती है, विद्यालय जाती है, जी अच्छे से अच्छे शिक्षा ग्रहण कर रही है, अच्छे ओहदे पर जा रही है। ये बिहार है, ये विकसित बिहार है, हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ सालों पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किया था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि अब घरों घरों में होम डिलीवरी हो रही है शराब की। तो ये शराबबंदी कहाँ तक सफल है? इस मैटर पे आप कुछ बोलें। ये आप भी कह रहे हैं होम डिलीवरी हो रहा है। आप भी कह रहे हैं। देखिए, देखा गया है सर, क्योंकि अब अभी जब आपका कहना बिल्कुल सही है। जी माननीय मुख्यमंत्री ने इस बिहार को सुधारने के लिए जो दशा दिशा है बिहार में, जी जो शराब पी करके लोग रोड पर इधर से उधर टगते थे, गाली गलौज करते थे, अच्छे लोगों को रोड पर निकलना मुश्किल था, जी ये तो बंद हो गया। लेकिन जो बड़े बड़े अपराधी थे, आज वो दारू माफिया हो गया। आज कुटीर उद्योग कहिए, गृह उद्योग कहिए, जो भी उसका नाम दीजिए, आज दारू धड़ल्ले से बिहार के अंदर हर घर में बिक रहा है। फॉर्चून के दुकान में दारू बिक रहा है। जी जहाँ उम्मीद नहीं करते थे वहाँ बनाया जा रहा है वो महुआ दारू, वो डुप्लीकेट दारू, और दूसरे राज्य से, बगल हरियाणा से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, बगल नेपाल से आ रहा है, इधर झारखंड से आ रहा है। और हमारे राज्य का जो है सो जो इनकम ऑफ सोर्स दारू का था जी लगभग 14,000 करोड़, वो घटा हो रहा है, घटा हो रहा है। और इससे लाभ नहीं हो रहा है, घाटा ही हो रहा है। जी और ये बिहार के लोग असमय उसकी निधन हो रही है, क्योंकि वो जहर पी रहा है। वो दारू जो बना रहा है, पुलिस जो पकड़ रही है, वो हम लोग भी उसको नज़दीक से जाकर देखे हैं। जो ऑक्सीटॉक्सी एक दवाई होता है जो पशु या साग सब्जी को बढ़ाने के काम में आता है, उस ऑक्सीटॉक्सी का दारू बनता है बिहार के अंदर, और लोगों को 40 के अंदर ही मृत्यु हो रही है। ये हालात है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का जो सोच था वो उल्टा हो गया। जी दारू बंद होगा बिहार का विकास होगा, लेकिन उल्टा हो गया। हमारे बिहार के गरीब गुरबा आज जेल के अंदर, 80% गरीब हमारे बंद है। जो बड़ा माफिया है, जो बड़ा कारोबारी है, उसको पुलिस नहीं पकड़ती है। पुलिस बिजनेस कर रही है, दारू पकड़ करके शो कर देता है, कुछ पेटी रख दिया थाना में और कुछ शो कर दिया, जितना हम पकड़े हैं उसको बेच रहा है। कई जगह आया है, सामने न्यूज में आया है, पुलिस थाना दारू बेचवा रहा है। जिस समय पुलिस चाह लेगी जो दारू बंद हो जाए, बड़े बड़े पदाधिकारी, उस समय दारू बंद हो लेकिन ये सोच अकेले माननीय मुख्यमंत्री से दारू बंद होने वाला लेकिन ये सोच सर पुलिस के अलावा सर आम जनता पे भी डिपेंड करता है। नहीं, आम जनता जिस दिन चाह लेगी जी, जब हमको हमारे गांव में दारू नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। आम जनता भी दोषी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चूँकि हम देख रहे हैं अमुक आदमी के खिलाफ हम बोलेंगे तो ये हो रहा है जी। अगर आप आवाज़ उठाइएगा तो आपको रात में आकर के 2 गोली दे देगा। जय जय सीताराम, आप दारू के खिलाफ आप बोलते रहिए। ये हालात है। अभी जितने भी हमारे अपराधी थे बिहार के अंदर, आपको मैं बताए ना, तमाम वो दारू में संलिप्त हो गए। आप दारू कारोबारी हो गए, अपराधी। और क्राइम जितना भी हो रहा है उसी के चलते हो रहा है। हत्याएं जितने भी हो रही है बिहार के अंदर, टू दारू के चलते हो रहा है। आप बोले ना, गांव के लोग विरोध करता है, बोलता है, उसको टपका दिया जाता है। दूसरा जमीनी विवाद, भूमि विवाद जो है बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर है। उससे हम समझते हैं बहुत लोग अभी जेल के अंदर बंद है। सरकार ने कदम उठाया है, देखिए कहाँ तक
ये सर्वे करके इस विवाद को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अब कहाँ तक होगा, सही लोग आए हैं, सही प्रशिक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि ये भूमि एक ऐसी चीज़ है जिसके जानकार होनी चाहिए, जो पैमाइश कम ही दिनों का प्रशिक्षण दे करके गांव के अंदर भेजा गया है। अब कहाँ तक क्या सक्सेस होता है, आप देखिए। जी, चूँकि सर आप बखरी विधानसभा के विधायक हैं, तो वो बखरी को भी जिला बनाने की बहुत ज़ोर शोर से मांग चल रही थी। देखिए, परमंडल बनेगा जी निश्चित रूप से हम बखरी को जिला बनाने की मांग करेंगे जी। और वो लायक है, हमारा रोड भी है, रेल भी है, अनुमंडल भी है और बहुत बड़ी आबादी भी है। जी, बखरी को जिला बनाने की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी जी। और इसको तो बेगूसराय को तो परमानेंट बना कर ही हम दम लेंगे। चलिए, ये बहुत हमारा बहुत शुभकामनाएं सर। सर, हमारे स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत